आखिर क्यों पारस को किनारे कर बीजेपी ने चिराग को दिया तवज्जो। बिहार की राजनीति पर सभी की निगाहें हैं। भाजपा में सभी दलों के होने की वजह से यह कयास भी तेज थी कि सीटों के बंटवारे में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहां अधिक पार्टी है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट दी जाएगी और भाजपा जदयू अपने सीटों की कुर्बानी करेंगे। ये सारी बातें सत्य हुई हैं, लेकिन पशुपति पारस को किनारे कर दिया जाएगा, इसकी बात कहीं से भी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन इस पर विचार जरूर उठ रहे थे कि बीजेपी पशुपति पारस को आखिर कैसे मैनेज करेगी। अब बीजेपी ने पशुपति पारस को सीधे खारिज कर दिया है। उनके साथ प्रिंस राज के भी हाथ खाली हो गए हैं। शुरुआती दौर में तो पारस के हाथ मजबूत थे। बिहार में जीते हुए सभी सीट पारस के पाले में चले गए थे। खुद पारस को बीजेपी ने भी खूब तवज्जो दिया था और केंद्रीय मंत्री बनाया था। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो भागों में बट गई थी और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। लेकिन चिराग पासवान ने सब्र के साथ काम लिया, राजनीतिक तौर पर अपनी उपयोगिता साबित की, जनता की ताकत का सहारा लिया और राजनीतिक दलों के साथ संतुलित संबंध रखे। इन सालों में कभी भी चिराग पासवान ने बीजेपी पर अटैक नहीं किया, कभी भी राजद के साथ संबंध खराब नहीं किए, पशुपति पारस के खिलाफ जहर नहीं उगला। हाँ, वो एक बात जरूर बोला करते थे, शेर का बच्चा हूँ, अकेले मैदान जीतूंगा, न हारा था न हारूंगा। चिराग पासवान ने नीतीश पर लगातार अटैक किया। मीडिया से रूबरू होना और चिराग के सामने एक ही मुद्दा, नीतीश पर अटैक। लोजपा के दो दलों में विभाजित हो जाने के बाद, चिराग के अकेले हो जाने के बाद भी चिराग पासवान ने राजनीतिक सक्रियता नहीं छोड़ी, जबकि पारस जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। हाजीपुर से वे सांसद बने, लेकिन जनता की शिकायत थी कि पारस कभी उनसे मिलने नहीं आए। वहीं चिराग पासवान अपने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बरकरार रखा। चिराग पासवान ने कई जगहों पर यह साबित किया कि पासवान वोट उनके साथ है। परंपरागत वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है। पारस ने हमेशा दावा किया कि हाजीपुर सीट उनकी है। रामविलास पासवान ने अपने बेटे को यह सीट न देकर उन्हें दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि लोजपा को लगाने में उन्होंने रामविलास पासवान के साथ खड़े रहे। लेकिन पेच यहाँ फंस जाता है कि रामविलास पासवान और पशुपति पारस भाई थे और दोनों के बीच प्रेम था, भावनात्मक संबंध था। दोनों लंबे अरसे एक साथ गुजारे थे, लेकिन जब भाई ही नहीं रहा तो भावनात्मक संबंध कैसा। दूसरी तरफ पिता के वसीयत पर पुत्र का अधिकार होता है, जिसे चिराग पासवान अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ पारस जनता के बीच होने की बजाय अपनी कुर्सी से चिपके रहे। बीजेपी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा किया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कब किसका टिकट कट जाए यह कोई नहीं जानता और बीजेपी के बड़े से बड़े कार्यकर्ता इस बलिदानी के लिए तैयार रहते हैं। इसमें बड़ा नाम बिहार से सुशील मोदी का है, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का है। सांसद के भी बड़े लिस्ट रहे हैं, जिसमें मजबूत चेहरे भी यह दावा नहीं कर सकते कि उनको मैदान में लाया जाएगा या किनारा कर दिया जाएगा। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उस चुनाव में एक ही सीट चिराग को मिला था, लेकिन करीब 60% वोट मिले थे। 2021 में बिहार उप विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ाया गया था। इसमें भी 2 उम्मीदवार को निर्दलीय उतारा था और इसमें उनको 6% वोट मिला था। चिराग की यही मजबूती को देखते हुए भाजपा ने कुढ़नी समेत कई विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान से चुनाव प्रचार भी करवाया था। चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर पारस बीजेपी के साथ गए थे और बीजेपी पारस को तवज्जो भी दे रही थी, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने मोदी का हनुमान खुद को बताते रहे।
वे तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में शामिल तो हुए, लेकिन कभी भी राजद से हाथ नहीं मिलाया। नीतीश के कट्टर विरोधी होने के बावजूद एनडीए में आने पर उनका स्वागत किया। तेजस्वी के भी खिलाफ कभी नहीं बोला। देखा जाए तो चिराग पासवान ने संतुलित राजनीतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पशुपति के हाथ खाली हो जाने पर उनका कैरियर अब खत्म होता नजर आ रहा है। इधर विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाती है, यह भी देखना बाकी है। बीजेपी ने उस सहयोगी को किनारा किया है जो लंबे समय से उनके साथ थे और भरोसा था कि बीजेपी इसे मैनेज करेगी, लेकिन बीजेपी ने हाथ खड़ा कर दिया और तेजस्वी के सीधे निशाने पर बीजेपी होती है। ऐसे में यह देखना होगा कि इस मुद्दे को विपक्ष कितना भुना पाती है और लाभ ले पाती है। पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद हम फैसला लेंगे कि अब क्या करना है। पशुपति पारस के पास राजनीति में 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है, लेकिन रामविलास पासवान जब तक जिंदा रहे, पारस उनके मातहत ही काम करते थे। जब रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे तो पारस बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे। जब उन्होंने पार्टी तोड़ी तो खुद ही एलजेपी के अध्यक्ष बन गए थे। पारस ने चुनावी राजनीति की शुरुआत 1978 में खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट से विधायक बनकर की थी। इस सीट से रामविलास पासवान भी विधायक बने थे। 2017 में पारस बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने थे। तब नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें जीत मिली। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान सांसद चुने जाते थे। जदयू पिछली बार 17 सीट पर और भाजपा भी 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जदयू ने 2 सीट की कुर्बानी दी और इसके बदले में भाजपा ने शिवहर सीट जदयू को दिया। नवादा सीट लोजपा ने कुर्बानी दी है। लोजपा को 5 सीटें मिली। गया जीतन राम मांझी को मिली। काराकट लोकसभा पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा है। मुकेश सहनी से अगर बीजेपी के बात बनती है तो 1 सीट बीजेपी अपने खाते से मुकेश सहनी को दे सकती है। पिछली बार भाजपा और जदयू 17 सीटों पर लड़ रहे थे और 6 सीटें लोजपा को मिली थी। अब जल्द ही विपक्षी गठबंधनों के बीच भी सीट बंटवारे होने की कवायद तेज है। जदयू पिछली बार किशनगंज सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और यही 1 सीट मात्र कांग्रेस के खाते में गई थी। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।